नमस्कार, मैं रवीश कुमार। वक्फ संशोधन बिल 2024 लोकसभा में पेश कर दिया गया। अब इस विधेयक से पास होने के बाद कानून से किसकी उम्मीद पूरी होगी और किसकी उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा, आप सब आने वाले समय में देख लेंगे। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू उत्साह में बोल रहे थे, लेकिन जो तर्क दे रहे थे उसी से आशंकाएं भी गहरा रही थीं कि आने वाले दिनों में सरकार वक्फ संपत्ति से क्या करने जा रही है। दुनिया में सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में है। सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में है। तो फिर ये क्यों है 60 साल तक आप सरकार में रहे हैं, हमारे देश में मुसलमान इतना गरीब क्यों है? जब दुनिया का सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हमारे देश में है, तो हमारे गरीब मुसलमानों का पढ़ाई के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, स्किलिंग के लिए, इनकम जनरेशन के लिए क्यों काम नहीं हुआ आज तक? बताइए। ये दुनिया का सबसे बड़ा वक्फ प्रॉपर्टी अगर हिंदुस्तान में है, तो उस प्रॉपर्टी से गरीबों का उत्थान के लिए, लोगों का भला के लिए अगर ये सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब मुसलमानों के लिए काम कर रहा है, तो इसमें आपत्ति क्यों होना चाहिए? आप लोग बताइए। यह एक ऐसा तर्क है जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में खूब चलेगा, सराहा जाएगा। क्या यही बात किरण रिजिजू हिंदू मंदिरों और मठों को लेकर कह सकते हैं कि उनके पास लाखों एकड़ जमीन है, उससे तमाम हिंदू गरीबों की तकदीर बदली जा सकती है? क्या जो हिंदू मठों और मंदिरों के पास लाखों करोड़ की संपत्ति जमा है, उसे लेकर किरण रिजिजू इस तरह का जोशीला भाषण दे सकते हैं? मठों और मंदिरों की जमीन को लेकर आए दिन कब्जा और कब्जे को लेकर मर्डर की खबरें आती रहती हैं, गोली बम सब चल जाता है। उनके प्रबंधन को लेकर कोई बेचैनी नहीं। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल उम्मीद पेश करते हुए किरण रिजिजू की यह दलील चिंता में डालने वाली है। 20 करोड़ आबादी की जिम्मेदारी आप कहीं उसकी वक्फ की हुई संपत्ति पर तो नहीं डालना चाहते हैं। साफ पता चलता है कि वक्फ के पास लाखों करोड़ एकड़ की जमीन पर किस तरह से नजर गड़ाई जा चुकी है और अब गरीबी दूर करने के नाम पर इन संपत्तियों का क्या होने जा रहा है बताने की जरूरत नहीं। हम इस बिल के प्रावधानों और आपत्तियों की बातें करेंगे, लेकिन जरूरी है कि आप इसके बैकग्राउंड को थोड़ा समझ लें। आज की राजनीति में मुसलमानों को जरा देख लें, जिनकी गरीबी दूर करने के लिए मोदी सरकार एक कानून को लेकर इतने जोश में आ गई है। जिस देश में सड़क पर नमाज पढ़ने के नाम पर दिन रात मुसलमानों को अपमानित किया जाता है, मुसलमानों के पासपोर्ट रद्द कर देने की बात अफसर करता है, गौ रक्षा की अफवाह फैलाकर कोई गरीब मुसलमान मार दिया जाता है, किसी मुसलमान का नाम किसी मामले में आने भर से बुलडोजर से उसका घर गिरा दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के रोकने के बाद भी गिराया जाता है, शाकाहार और व्रत के नाम पर उनकी दुकानें बंद करा दी जाती हैं, हाउसिंग सोसाइटी में मुसलमानों को किराए पर फ्लैट नहीं दिया जाता, खरीदना भी चाहे तो एकजुट होकर रोक दिया जाता है, उनकी इबादत गाहों पर हर दिन नए नए दावे किए जाते हैं। सरकार कभी बोलती तक नहीं, रोकती तक नहीं, बल्कि उसके लोग बयान दे देकर उकसाते रहते हैं। उस देश में मुसलमानों की भलाई के लिए वक्फ संशोधन बिल पेश किया गया है। इस बिल को लेकर जिस किसी को भी यह भरोसा था कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इसका विरोध करेंगे, वो राजनीति में बहुत मासूम है। दोनों को समर्थन करना ही था। जो नीतीश कुमार 20 साल तक मुख्यमंत्री रहने के बाद खुद बिहार में भूमि सुधार लागू नहीं कर पाए, वादा किया था कि भूमि सुधार करेंगे। बंदोपाध्याय कमेटी बनाई गई, 2008 में इसकी रिपोर्ट आ गई, लेकिन नीतीश कुमार खुद भूमि सुधार कर भूमिहीन किसानों का भला करना भूल गए। अब यही नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के सांसद मुसलमानों का भला करने के लिए वक्फ बिल का समर्थन कर रहे हैं। नीतीश कुमार की सेहत कैसी है, कब किसका पांव छू दें, गले मिल जाएं और राष्ट्रगान के समय हंसने लग जाएं, किसी को पता नहीं, लेकिन अब वे वक्फ बिल का समर्थन कर रहे हैं। पीछे कैसे चीजें मैनेज हो रही हैं वो ना आप जान पाएंगे ना आगे भी पता चलेगा। बिहार के 7 बड़े मुस्लिम संगठनों ने पत्र लिखकर वक्फ का विरोध करने के लिए कहा, मगर नीतीश कुमार ने नहीं कहा। यह बहुत जरूरी बात बता रहा हूं।
बीजेपी और जेडीयू केवल मुसलमानों का ही भला क्यों करना चाहती है? बिहार में बंदोपाध्याय कमेटी की रिपोर्ट तैयार है, उसे लागू कर बिहार के करोड़ों भूमिहीनों का भला क्यों नहीं करना चाहती है? क्या वे अपनी गरीबी दूर करने का इंतजार नहीं करते? अगर बिहार में भूमि सुधार लागू हो गया तो नीतीश कुमार के आसपास दिखने वाले तमाम सवर्ण नेता उसी वक्त उनके खिलाफ हो जाएंगे। 2009 के चुनाव में नीतीश कुमार को बकायदा बयान देना पड़ा कि आपकी जमीन सुरक्षित है। यहां आपकी जमीन किसकी जमीन है? सवर्णों की जमीन है। नीतीश कुमार ने कहा था कि हम बटाईदार किसानों को नहीं बांटने जा रहे हैं, आश्वस्त रहिए। वही नीतीश कुमार मुसलमानों की भलाई के लिए वक्फ बिल का समर्थन कर रहे हैं। अब आते हैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू पर। इन्होंने भरोसा दिया था कि उनकी सरकार वक्फ की संपत्ति की रक्षा करेगी, लेकिन अब उनकी पार्टी भी वक्फ संशोधन बिल पर केंद्र सरकार का साथ देगी। लेकिन यह कोई चौंकाने वाली बात नहीं। 20 मार्च की खबर टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी है। आंध्र प्रदेश के अल्पसंख्यक मंत्री का बयान है कि अलग अलग लोगों ने वक्फ की 14,000 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया है। वे सिर्फ इतना बता दें अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कि इन जमीनों पर कब्जा कब खत्म होगा या कब्जा उल्टा बहाल कर दिया जाएगा। वक्फ की जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए अभी कौन सा कानून उन्हें रोक रहा है? आईपीएस अफसर अब्दुल रहमान ने अपने किताब डिनायल एंड डेप्रिवेशन के पेज नंबर 340 पर लिखा है कि पिछली बार मुख्यमंत्री रहते हुए चंद्रबाबू नायडू ने शमशाबाद में दरगाह पहाड़े शरीफ की वक्फ की 1100 एकड़ जमीन एयरपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दे दी। क्या इसके लिए राज्य वक्फ बोर्ड से मंजूरी ली गई? क्या जमीन की कीमत के बदले वक्फ बोर्ड को मुआवजा दिया गया? खुद केंद्र सरकार ने संसद में बताया है कि वक्फ की करीब 59,000 संपत्तियों पर कब्जे का खतरा मंडरा रहा है। नवंबर 2024 में किरण रिजिजू ने बीजेपी के सांसद बासवाराज बोम्मई के सवाल के जवाब में लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। तो कब्जा मुक्त कराने की जिम्मेदारी किसकी है? किसने रोका है ऐसा करने से? 1976 में इंदिरा गांधी ने तो सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा था कि वक्फ की जमीन पर सरकार का कब्जा ठीक नहीं। सरकार कब्जा छोड़े, जमीन का दाम दे या किराया दे, 3 बातें करें। 1 साल से वक्फ बिल की बात चल रही है। किसी बीजेपी की सरकार ने वक्फ की जमीन से सरकारी कब्जा छुड़ाने की क्या कोई भी पहल की है? क्या आप नहीं जानते कि वक्फ की जमीन पर सरकारों ने भी खूब कब्जा किया है, किसी तरह मैनेज कर सस्ती दरों पर हथियाया भी है? कुंभ हमारा क्या कारोबार की जगह है? और फिर उसका कौन नापेगा, कैसे नालाएगा? और फिर हमारे माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि जमीन चाहे वो रेलवे की हो, चाहे वो डिफेंस की हो, वो भारत की जमीन है। मैं भी स्वीकार करता हूं कि रेलवे की जमीन भी भारत की है, डिफेंस की भी जमीन भारत की है। क्या डिफेंस की जमीन नहीं बेची जा रही मंत्री जी? अध्यक्ष महोदय, क्या रेलवे की जमीनें नहीं बेची जा रही हैं? अध्यक्ष महोदय, केवल यहां तक नहीं, कितना हस्तक्षेप होता है। वक्फ भी भारत के, इसीलिए तो कहीं ना कहीं वक्फ की जमीन से, अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी बताएं, और मुझे उम्मीद है कि जब जवाब देंगे तो बताएंगे कि वक्फ की जमीन से बड़ा मुद्दा वो जमीन है जिस पर चीन ने अपने गांव बसा लिए हैं। लेकिन कोई बाहरी खतरे पर सवाल बवाल न करे, इसलिए ये बिल लाया जा रहा है। और माननीय मंत्री जहां से आते हैं, जिस प्रदेश से आते हैं, कम से कम ये तो बताएंगे कि वहां कितने चीन ने गांव बसा लिए, घर बन गए हैं। वक्फ संशोधन बिल के पीछे भी बहाना वही भ्रष्टाचार है। इसी के नाम पर लोकपाल लाया गया, जो इस वक्त बोझ बन चुका है। भ्रष्टाचार के नाम पर नोटबंदी लाई गई, लेकिन भ्रष्टाचार दूर नहीं हुआ। नोटबंदी से भी गरीबी दूर करने की बात की जा रही थी, लेकिन गरीबी दूर नहीं हुई। भ्रष्टाचार दूर करने के नाम पर विपक्ष के यहां ईडी के छापे पड़े और लोकतंत्र का गला घोंट दिया गया। वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार रहा है, आधे अधूरे तरीके से काम भी हुआ है, लेकिन इस खेल में वक्फ बोर्ड के अलावा सरकार के लोग भी शामिल रहे हैं।
सच्चर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण केवल निजी व्यक्तियों द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि समिति ने यह भी देखा है कि देश भर में सरकार और उनके विभाग इन्हें अधिग्रहित कर लेते हैं। जब सरकार ऐसा करती है तो इससे प्राइवेट पार्टियों का भी हौसला बढ़ता है। सरकार के अलावा लोगों ने भी कब्जा किया और इसे लेकर कोर्ट में मुकदमे भी चल रहे हैं। लेकिन नए संशोधन बिल से क्या मुकदमे कम हो जाएंगे? भारत में अभी कौन सा ऐसा कानून बन गया है, जरा बताइए, जिससे मुकदमे कम हो जाते हैं? कोर्ट से जीत जाने के बाद भी वक्फ की संपत्ति वापस नहीं की जाती है। पब्लिक प्रेमाइस एक्ट 1971 के तहत जमीन पर कब्जा करना अपराध है। 2010 में संयुक्त संसदीय समिति दल का सुझाव था कि वक्फ की संपत्ति को इसके दायरे में लाया जाए ताकि कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो। कितनी राज्य सरकारों ने ऐसा किया? ज्यादातर सरकारों ने नहीं किया, क्योंकि कब्जा करने वालों में, हड़पने वालों में खुद सरकार भी शामिल रही है। वक्फ संशोधन बिल पेश करते समय किरण रिजिजू ने जोर देकर कहा कि जो संपत्ति पहले से पंजीकृत है उस पर नया कानून लागू नहीं होगा, लेकिन इसमें एक शर्त है, अगर वह विवादित नहीं है तब। यह साफ नहीं हुआ कि अगर कोई उस पुरानी संपत्ति को लेकर विवाद खड़ा कर देगा तो कौन सा कानून लागू होगा। नए नए दावे होंगे, कलेक्टर रोज सुनवाई करेगा, फैसला करेगा और एक समुदाय को बेचैनियों में लगातार जकड़ा जाएगा। 1991 में उपासना स्थल कानून आया कि 15 अगस्त 1947 तक किसी भी धार्मिक स्थल की जो स्थिति रही है वही रहेगी, लेकिन अब इसे भी अलग दरवाजे से चुनौती दी जा रही है। इस कानून के होते हुए पूर्व चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का काम नहीं रोका। ज्ञानवापी के सर्वे के आदेश देते हुए चंद्रचूड़ ने कहा कि अगर उपासना स्थल में परिवर्तन करने की चेष्टा ना हो तो यह कानून 15 अगस्त 1947 के दिन किसी उपासना स्थल के स्टेटस की जांच करने से मना नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट में इस एक्ट को लेकर सुनवाई चल रही है। अगर इसमें रियायत दे दी गई तो देश में हर जिले में संभल की तरह मस्जिदों के नीचे मंदिर खोजे जाने की अंतहीन राजनीति शुरू होगी और आपके बच्चे लंबे समय तक इसी में उलझे रहेंगे। क्या बीजेपी खुद 1991 के इस कानून को पूरी तरह स्वीकार करती है?